नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर नमक। जो ये पाठ यहाँ पर लिखा गया है नमक, इस पाठ को लिखा गया है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो उस समय जमीनों का तो बंटवारा हो गया था, यानी कि देश आपस में अलग अलग हो गए थे, जमीन अलग हो गई थी, लेकिन लोगों के दिल जो है अलग नहीं हुए थे। क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो बहुत जल्दीबाजी में ये सारी चीजें हुई और हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोगों के जो रिश्तेदार थे वो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में रहने वालों के जो लोगों के रिलेटिव थे वो हिंदुस्तान में ही रह गए। तो इस बीच जैसे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो लोगों का आना जाना है, क्योंकि जमीनें तो अलग हो गई लेकिन लोगों के दिल अलग नहीं हो पाए, तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना लगा रहता था। और उसमें भी कुछ नियम थे, कुछ कानून थे। तो इसी तरह का एक नियम था कि नमक को इधर से उधर नहीं लेकर जाना है, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान नमक नहीं जाएगा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान नमक नहीं आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर रजिया जी ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक लेख ये जो लिखा है अपनी यात्रा का, बताते हैं कि किस तरह से उस समय पर ये जो नमक था इसी ने कैसे लोगों को दिल से कनेक्ट किया हुआ था, लोग कैसे दिल से जुड़े हुए थे। तो वो पूरी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ की जो लेखिका है वो है रजिया सज्जाद जाहिर जी। रजिया सज्जाद जाहिर जी, जिनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखिका का परिचय यहाँ पर आप लोगों से करा देते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आप जब एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको पाठ से संबंधित, जब आपका पाठ आता है लिखने के लिए, तो पाठ से संबंधित आपको पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम, ये सारी डिटेल्स भी आपको वहां पर देनी होती हैं। तो ये क्यों ना हम पहले से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि हमें चैप्टर को पढ़ना है। तो इस पाठ की लेखिका रजिया सज्जाद जाहिर जी हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था और इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की और शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। तो यानी कि 1947 में ये जब अजमेर से लखनऊ आई तो यहाँ पर करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्होंने इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ, 1979 को हुआ। और इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये मूलतः उर्दू की कहानी की लेखिका है। तो इनका जो उर्दू कहानियों का पूरा संग्रह है ये जर्द गुलाब में है, यानी कि पूरा संग्रह इनका जर्द गुलाब, जो इनका कहानी संग्रह है, उसमें इनकी पूरी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी इनकी यहाँ पर दी गई हैं। तो साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं,
साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। यानी कि इनकी जो कहानियां हैं उनमें सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का इन्होंने प्रयास किया है और सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। भाषा शैली भी इनकी यहाँ पर दी गई है। तो उर्दू की लेखिका हैं, यानी कि उर्दू में इन्होंने ज्यादा अपनी कहानियां लिखी हैं, यानी कि पूर्ण रूप से इन्होंने उर्दू में ही अपनी लेख लिखे हैं। तो उर्दू लेखिका रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है और इनकी कुछ कहानियां हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। तो ये मूल रूप से उर्दू की लेखिका हैं और इनकी कुछ कहानियां जो है वो हिंदी में भी एक तरह से अनुवाद की जा चुकी हैं, रूपांतरित की जा चुकी हैं। अब हम शुरू करते हैं पाठ का प्रतिपाद्य विषय। देखिए, प्रतिपाद्य विषय का अर्थ होता है कि पाठ में क्या कुछ बताया गया है, पाठ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या महत्वपूर्ण बातें पाठ में बताई गई हैं, वो सारा आपको बताता है इस पाठ का प्रतिपाद्य विषय। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय भारत का विभाजन तो हो गया, यानी कि भारत दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, यानी देश अलग हो गए, जमीनें अलग हो गई, लोगों के दिल अलग नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के सरहद के इस पार और सरहद के उस पार, कुछ लोगों के रिलेटिव्स जो है इस पार रहते थे, कुछ लोगों के रिलेटिव उस पार रहते थे। तो इस तरह से दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं, जो वहां से विस्थापित होकर आई हैं। विस्थापन का क्या अर्थ होता है? विस्थापन का अर्थ होता है कि किसी जगह को छोड़कर किसी और जगह सेटल हो जाना, विस्थापित हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे उत्तराखंड में टिहरी डैम बना था, तो वहां से लोगों को विस्थापित किया गया था, वहां से लोगों को हटाकर उन्हें दूसरी जगह जमीनें दी गई थी, उन्हें दूसरी जगह बसाया गया था। तो विस्थापन का अर्थ होता है दूसरी जगह बसना। तो विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। यानी कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि उनके लिए सौगात के रूप में क्या लाएं, जैसे आपके रिलेटिव्स कोई आपके शहर से बाहर रहते हैं, अगर आपके रिलेटिव्स दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो क्या होता है कि हम जब भी वो आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ चीजें लेकर आते हैं। या आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो उनकी पसंदीदा कुछ चीजें या उस जगह की फेमस चीजें लेकर जाते हैं जहां पर वो रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने पारिवारिक जनों के लिए। तो इसी तरह से जो सिख बीवी थी वो आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती थी और सौगात के रूप में वो हमेशा वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती थी। यानी कि उनसे अगर कहता कि आपके लिए क्या लाना है, तो वो हमेशा वहां के नमक को लाने की फरमाइश करती थी। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। जो कस्टम अधिकारी हैं वो नमक ले जाने की इजाजत दे देते हैं और दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की
नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। यानी कि जो कस्टम अधिकारी हैं सुनील दास गुप्ता जी, वो कहते हैं कि मेरा वतन तो ढाका है, लेकिन राज्यों की जो ये नई सीमाएं खींची हैं, नई जो रेखाएं खींची हैं और मजहब के आधार पर लोगों ने जो अपनी अपनी इधर उधर जगह मुकर्रर कर ली है, फिक्स कर ली है, इसके बावजूद भी जो जमीन पर खींची गई रेखा है, यानी कि एक तरह से जो बॉर्डर हमने निश्चित कर लिया है अपने देश का, पाकिस्तान का, तो इन रेखाओं के खींचने के बावजूद भी आज तक ये रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। यानी कि लोगों के दिलों को ये अलग नहीं कर पाई है, लोगों के मन को ये अलग नहीं कर पाई हैं। तो क्या बताते हैं कि एक अनचाही अप्रीतकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। एक अनचाही अप्रीतिकर, यानी कि एक अनचाही ऐसी घटना जिसने उनको उनके जन्म स्थानों से अलग तो कर दिया है, विस्थापित तो कर दिया है, लेकिन वो उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ता है। यानी कि नमक जैसी छोटी चीज, देखिए कहने के लिए नमक एक बहुत ही छोटी चीज है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाए। तो इस चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उखाड़ता रहता है। पहचान यानी कि लोगों की पहचान कि वो भारतीय है या पाकिस्तानी है या किसी और जगह के हैं। तो इस तरह यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी कि जब तक लोगों के मन में, लोगों के दिल में इस तरह से अपने अपने जगह के लिए, अपने अपनी देशों के लिए, अपने अपनी जन्मभूमियों के लिए जो प्रेम है, अगर वो इसी तरह से बना रहे तो एक दिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जो राजनीतिक सरहदें हैं ये बेमानी हो जाएंगी। यानी कि जो एक राजनीतिक रूप से ये जो बंटवारा हुआ है, राजनीतिक रूप से ये जो देश बटे हैं, ये जो सीमाएं बनी हैं, ये एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो यानी कि तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि लाहौर के कस्टम अधिकारी को ये जो उनका जो ये कथन है उस समय पर बहुत ही ज्यादा सारगर्भित है कि जब उन्होंने नमक देते वक्त ये कहा, उन्होंने उनसे कहा कि नमक देते वक्त उन्हें मेरी तरफ से ये जरूर कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो और बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान में रहने वाली जो यहाँ पर आई सिख बीवी है, यानी कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। यानी कि जो सिख बीवी हैं वो इंडिया में रहती हैं, भारत में रहती हैं, और वो पाकिस्तान को अपना वतन मानती हैं, लाहौर को अपना वतन मानती हैं। तो उनको नमक भिजवाए जाने पर, यानी कि जो उनको वहां से नमक भिजवाया जाता है, उस पर जो वहां के कस्टम अधिकारी हैं वो कहते हैं कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, यानी कि वो दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। तो इस तरह से शुरू करते हैं हम अपने पाठ का सारांश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ बहुत ही ज्यादा मार्मिक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, प्यारा है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। जो साफिया थी वो अपने जो पड़ोसी सिख परिवार था वहां पर कीर्तन में गई थी। वहां एक सिख बीवी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उनकी आंखें
भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब साफिया की माँ की तरह थे। यानी कि उनके जितने भी वस्त्र थे, जितने भी आंखें थी, भारी भरकम जिस्म जो उनका था, वो सब साफिया की माँ की तरह थे। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। यानी कि साफिया को, जब साफिया इस तरह से उन्हें देख रही थी, एक तरह से प्रेम दृष्टि से देख रही थी, बहुत अच्छे नजरों से देख रही थी, तो सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा, साफिया के बारे में। और जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है, और उसे पता चला सिख बीवी को कि वह सुबह लाहौर जा रही है, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। तो तब वह लेखिका की पास आई और उनसे लाहौर की बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि जब वह विभाजन के बाद भारत आई थी और उनका वतन तो लाहौर, तो जी लाहौर ही है। यानी कि वो तो विभाजन के बाद भारत आई थी, वरना उनका वतन तो लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के बाद साफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। जब कीर्तन समाप्त हुआ, क्योंकि साफिया लाहौर जा रही थी, तो कीर्तन समाप्त होने के बाद साफिया ने उनसे पूछा कि आपके लिए लाहौर से कुछ लाना है, यानी कि लौटते वक्त आपके लिए लाहौर से कुछ लाना है। तो उन्होंने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। तो उन्होंने हिचकिचाहट से साफिया से कहा कि उन्हें लाहौरी नमक चाहिए। वह लाहौर 15 दिन रुकी, यानी कि साफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने भी खूब खातिरदारी की, मिलने पर अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। बहुत सारे उपहार मिले, बहुत सारे तोहफे मिले, लेकिन समस्या सबसे बड़ी थी कि ये सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया कैसे ले जाई जाए। पुलिस ऑफिसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया, और जो उसका पुलिस ऑफिसर भाई था, उसने गैर कानूनी बताया और व्यंग किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। तो लेखिका कहती हैं कि उस समय उनके भाई ने मजाक किया, कहा कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। यानी कि भारत को नमक की क्या जरूरत, भारत के हिस्से में तो अधिक नमक आया था, यानी कि ज्यादा समुद्र है। तो इस पर लेखिका झुंझला गई और नमक ले जाने की जिद करने लगी, नमक को भारत लाने की जिद करने लगी। तो भाई ने कस्टम जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। उन्होंने कहा कि जब आप जाएंगी तो वहां पर कस्टम ऑफिसर आपकी जांच करेंगे, आपके सामान की जांच करेंगे, तो उसके बाद जो बेइज्जती होगी वो सब अलग। तो लेखिका ने उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, यानी कि लेखिका नमक को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, छिपा कर नहीं ले जाना चाहती थी। वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये प्रेम की चीज है और इसको शालीनता के साथ लेकर जाया जाए। परंतु उनके भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया और अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे उसे रवाना होना था भारत के लिए। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस व बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। अब जो कीनू की टोकरी थी और नमक की पुड़िया थी, यही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। अब जी जैसे गुस्सा उतरा, अभी तक वो अपने भाई पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब उनका गुस्सा उतरा तो उन पर बुद्धि हावी हो रही थी, यानी कि वो सोचने समझने लगी थी ध्यानपूर्वक। उन्होंने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। और उन्होंने क्या किया, जो कीनुओं का ढेर था उसके नीचे नमक की पोटली छिपा दी।
आते समय उसने देखा था कि भारत से केले ले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। आते समय जब उन्होंने देखा था कि भारत से पाकिस्तान में केले लेकर जाए जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत में कीनू आ रहे थे और कोई जांच नहीं हो रही थी, तो उन्हें लगा कि इस तरह से नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा और फिर वह सो गई। यानी कि रात को काफी लेट तक वो पैकिंग कर रही थी और उसके बाद उन्होंने इस तरह अपना सामान एडजस्ट किया और उसके बाद वो सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई हैं, चाहने वाले दोस्त हैं, नन्हे नन्हे भतीजे हैं, भतीजियां हैं, उन्हें सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी और शायद फिर वह न आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान के एकता के मेवे हैं। उसके दोस्त ने कहा था जब वो ये सारे स्वप्न देख रही थी, लेटी हुई थी, आराम कर रही थी रात को, तो अचानक उनका हाथ जब कीनुओं की टोकरी में पड़ा तो उनकी नींद खुल गई क्योंकि उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। और वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठ गई। अब वो फर्स्ट एसी में थी, उनकी बुकिंग, और वो उनके वेटिंग रूम में बैठ गई। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था और वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी में की तह में कीनुओं के बीच में नमक की पुड़िया है। यानी कि वो सिर्फ उसी को पता था कि जो टोकरी में कीनू भरे हुए हैं उसके बीचों बीच एक नमक की पुड़िया भी है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी। जब अब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा, यानी कि सामान की कस्टम जांच होने लगी, तो उस समय उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाया जाएगा और उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और अपने हैंड बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी और वो लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था और उसने उसके वतन के बारे में पूछा। तो जो लेखिका हैं, जब वो कस्टम ऑफिसर के पास गई तो वो एक लंबा सा, पतला सा और खिंचड़ी बालों वाला, यानी कि घुंघराले बालों वाला था। और जब लेखिका ने उससे उसके वतन के बारे में पूछा, यानी कि आप कहाँ से हैं, तो उसने हैरान होकर उसे अपना वतन दिल्ली बताया। उसने कहा कि आप क्यों पूछ रही हैं, मेरा वतन दिल्ली है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और उसे सब कुछ बता दिया। यानी कि वो इस प्रेम के तोहफे को, इस मोहब्बत के तोहफे को चोरी करके नहीं ले जाना चाहती थी, झूठ बोलकर नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपना हैंड बैग टेबल पे रखा और उसमें से नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी, यानी कि कस्टम ऑफिसर के सामने रख दी और उन्हें सब कुछ बता भी दिया। यानी कि उन्होंने बता दिया कि ये किस चीज की पुड़िया है और क्यों वो लेकर जा रही है। सारी बात सुनकर जब कस्टम ऑफिसर ने सारी बात सुनी तो उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं साफिया के बैग में रख दिया। जब कस्टम ऑफिसर ने ये सारी बातें सुनी तो उसने उस नमक की पुड़िया को खुद से फिर से बिल्कुल वैसे ही पैक किया, लपेटा और साफिया के बैग में रख दिया। कहा कि मोहब्बत तो कस्टमर से इस तरह गुजर जाती है
कि कानून हैरान रह जाता है। तो उसने क्या कहा कि मोहब्बत तो कस्टमर से इस तरह से गुजर जाती है, कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान हो जाता है। यानी कि जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया कि लोग एक तरह से जमीन अलग हो चुकी थी, लोग अलग हो चुके थे, देश अलग हो चुके थे, मजहब अलग हो चुके थे, लेकिन लोगों के दिल अभी भी जुड़े हुए थे। तो कुछ कस्टम अधिकारी जो वहां पर थे, वो भारत उनका वतन था, वो भारत से पाकिस्तान विस्थापित हो गए थे और कुछ पाकिस्तान से भारत में विस्थापित हो गए थे। तो इस कारण वो भी हमेशा दिल से अपने देश से कनेक्टेड थे, लोगों से कनेक्टेड थे। इसीलिए वो भी कुछ ऐसा जो सामान होता था जो लोग प्रेम से अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए लेकर जाया करते थे, उनमें वो थोड़ी बहुत छूट दे दिया करते थे। तो इसीलिए वो कहते थे कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कि जो प्रेम है लोगों का, उसकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। लोगों को प्रेम बांटने की यहाँ पर मनाही नहीं है। लोगों का प्यार एक जगह से दूसरी जगह कस्टम के रास्ते इस तरह से निकल जाता है कि यहाँ का जो कानून है उसे हैरानी हो जाती है कि लोग उनका कितना कहना मान रहे हैं। और उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कह देने को कहा और सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने जब उन्हें यहाँ पर सिख बीवी के बारे में बताया कस्टम अधिकारी को कि उनके लिए वो क्यों नमक लेकर जा रही हैं, तो उन्होंने कस्टम अधिकारी जो थे उन्होंने भी यहाँ पर जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसको सलाम करने को कहा और सिख बीवी को अपना संदेश देने को कहा कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी तरह से साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। अब साफिया जो है कस्टम के जंगल से निकली, जंगले से निकली और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और यहाँ पर सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। यानी कि उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके भाई, उसके भतीजे, उसकी भाभियां, उसके परिवार के लोग, सब ने उसको एक भावपूर्ण विदाई दी और अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। अब इसके बाद अटारी से भारतीय पुलिस रेल में चढ़ गई। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज, गालियां आदि के कारण लाहौर खत्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। लेखिका कहती हैं कि एक जैसी भाषा, यानी कि दोनों मुल्कों की एक जैसी भाषा, एक जैसी सूरत, एक जैसे कपड़े, एक जैसा लहजा, एक जैसा अंदाज, एक जैसी गालियां, ये सब कुछ एक जैसा होने के कारण कब लाहौर खत्म हुआ और कब अमृतसर शुरू हुआ, लेखिका कहती हैं कि ये पता ही नहीं चला। अमृतसर में फिर से कस्टम जांच शुरू हुई और तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची और अपने पास नमक होने की पूरी कहानी उन्होंने सुना दी। यानी कि फिर से जब यहाँ पे अमृतसर में उनकी फिर से चेकिंग हुई, उनकी फिर से जांच हुई, तो उन्होंने फिर से कस्टम अधिकारी जो थे वहां पर उनको फिर से अपने पास नमक होने की जो सारी बात थी वो बता दी। यानी कि किस तरह से मेरे पास नमक है और मैं क्यों नमक लेकर जा रही हूँ, मैं किसके लिए नमक लेकर जा रही हूँ, ये पूरी बात उन्होंने बता दी। अफसर ने उसे साथ चलने के लिए कहा। अफसर जब उन्होंने बात बताई तो अफसर ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा। एक कमरे में जाकर उसने एक बैग उठाया और एक कमरे में गए और वहां जाकर उन्होंने एक बैग उठाया और तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। वहां के जो लोग थे उनको 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली और उसके पहले पन्ने पर लिखा था शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ
ढाका 1946। तो सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946, यानी कि जो इस्लाम की तरफ से ये सुनील दास गुप्ता को उन्होंने अपना एक संदेश, अपना प्यार जो उन्होंने भेजा था वो उन्होंने दिखाया। तो लेखिका के पूछने पर उन्होंने अपने वतन का नाम ढाका बताया। तो जब लेखिका ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने वतन का नाम ढाका बताया, यानी कि जो इंडिया में कस्टम अधिकारी थे उनका जो वतन था वो था ढाका, और विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने उसे यह किताब दी थी। तो ये यहाँ पर जो लेखिका बताती हैं कि जिस कस्टम अधिकारी से वो मिली थी उस समय भारत के विभाजन के समय वो ढाका में थे, लेकिन जिस दिन वो भारत आ रहे थे उससे ठीक 1 वर्ष पूर्व उनकी जो सालगिरह थी, उनका बर्थडे था, तो उनके दोस्त ने उन्हें ये किताब दी थी और फिर वो कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। और उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे, साफिया वतन की बात पर हैरान थी, यानी कि साफिया जो थी वो वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम ऑफिसर ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया है, यानी कि अब वहां भी कस्टम हो गया है, और उसने अपने वतन की डाब की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगा। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है और वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये एक मार्मिक जो कहानी हमने यहाँ पर सुनी नमक की, कि किस तरह से नमक ने किस तरह से हमारे देश के एक तरह से बंटवारा होने के बावजूद भी देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, एक दूसरे के वतन के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम समाप्त नहीं हुआ। एक दूसरे के लिए जो धर्मों के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो रिस्पेक्ट वो खत्म नहीं हुई। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको रिवाइज करेंगे, और साथ ही आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में इसको अनुवाद किया गया है। तो अभी भी काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू भाषा के इसमें लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन सभी शब्दों के भावार्थ यहाँ पर अर्थ यहाँ पर आप लोगों को समझाएंगे, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी आज आपने यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। इस पाठ में दिया गया जो एक संदेश है उसको समझने का प्रयास करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इस पाठ के प्रश्नों उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।